हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैंने इससे पहले पूरी प्लेलिस्ट बना दी है BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। एंड नाउ फ्रॉम दिस सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सो आज हम BCOC 132 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसमें हमारे टोटल 5 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 is the foundation of Indian businesses, block 2 business enterprises, and block 3 management organization control, block 4 communication motivation and leadership, and last block 5 functional areas of management. Okay, so in this video I am going to start with block 1, that is foundation of Indian businesses. ठीक है, आपको हर ब्लॉक की एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी एंड आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा और प्लेलिस्ट भी आपको मिलती रहेगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं एंड आपको समझ में आता है तो आप मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी कर देना। एंड अगर आपको वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या आप चाहते हो उसका और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे होना चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आई अपलोड दैट टू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिलहाल ब्लॉक 1 ऑफ BCOC 132। सो इस ब्लॉक में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, एक तो मीनिंग एंड फीचर पढ़ेंगे हम बिजनेस के। ठीक है, उसके बाद बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर हम इंडस्ट्री कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ MSMEs के बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक CSR होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस एथिक्स के बारे में और हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस होता क्या है। ठीक है, देखो बिजनेस को अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो जब भी एक पर्सन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज सेल करती है रेगुलरली, ठीक है, डेली बेसिस पे वो सेल कर रही है पैसे कमाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, so business is an economic activity involving the production, purchase, and sales of goods and services with the primary objective of earning profit while satisfying the needs and wants of customer। इसका मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पैसा कमाना, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास आता है प्रोडक्शन, हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, हम गुड्स को बेचेंगे, सर्विसेज रेंडर करेंगे। ठीक है, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। एंड ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, जो भी उनकी नीड्स हैं, जो भी वो लोग चाहते हैं। ठीक है, सो अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स, लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ले तो आपके आसपास में एक ग्रोसरी शॉप होगी, है ना, जहाँ से आपकी जो किराने की दुकान होती है, जहाँ से हम अपना दिन का जो सामान वगैरह होता है वो लाते हो, जो भी आपको डे टू डे चीजें चाहिए होती हैं वो लेके आते हो, तो वो हमारा क्या एक बिजनेस है। उसके बाद डोमिनोज बिजनेस है। ठीक है, Amazon है, वो भी एक बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट सेल कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है, एक ट्यूशन टीचर है, वो अपनी क्लासेस के लिए फीस चार्ज कर रहा है, वो भी एक बिजनेस है। एक टेलर है, वो कपड़े सिल के दे रहा है किसी को, वो भी एक बिजनेस है। ठीक है, तो ये सारे बिजनेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस के। देखो डेफिनेशन एक बार आपने याद कर ली ना, उसी में से फीचर्स बन जाते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस हमेशा किया जाता है इनकम कमाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो कंसल्टेशन फी चार्ज करता है। अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले कुछ एक कंसल्टेशन फी वो लेता ही लेता है ना, जो कि उसकी परमानेंट होती है। तो वो क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या करते हैं, या तो अगर उनकी कैपेबिलिटी है तो या तो वो गुड्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे,
ठीक है, या फिर वो रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो तीन तरह से होता है, या तो हम गुड्स को खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंपनी में ही, या फिर हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं फिर फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और तीसरे तरीके का बिजनेस क्या हो गया, हमने गुड ही खरीद लिया और वो ही गुड्स हम सामने वाले को बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल हमारे जैसे मारुति है, कार्स मैन्युफैक्चर करती है, खुद की बनाती है। ठीक है, एक रिटेल शॉप है, वो चॉकलेट्स होलसेलर से खरीदेगी और फिर कस्टमर्स को बेच देगी। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल और एक्सचेंज। गुड्स एंड सर्विसेज जो है हम कस्टमर्स को बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं। ठीक है, सिंपली सिर्फ मैन्युफैक्चर करना बिजनेस नहीं होता। अगर मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, गुड्स बना रही हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। नहीं, जब तक वो चीज़ बिक नहीं रही है वो बिजनेस कंसीडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, जैसे एक बेकरी है, बेकरी में उसने केक्स बनाए। ठीक है, केक बनाए उनको बेचने के पर्पज से, तो दैट इज अ बिजनेस। केक बनाया घर में किसी का बर्थडे था उसके लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। बट अगर हम परचेज करने के, सॉरी, सेल करने के पर्पज से बना रहे हैं, तो दैट इज हमारा बिजनेस। नेक्स्ट आता है रेगुलरिटी। बिजनेस हमेशा कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यू रहता है। सिर्फ एक टाइम की ट्रांजैक्शन को, कि मैंने बस एक बार कोई भी प्रोडक्ट किसी को बेचा और उससे इन रिटर्न पैसा लिया, सिर्फ एक बार का कभी भी हम बिजनेस नहीं मानेंगे। ठीक है, वन टाइम ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंसीडर्ड एज बिजनेस। बिजनेस हमेशा एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पुराना फोन एक बार बेचा, तो दैट इज नॉट बिजनेस। बट मेरी मोबाइल शॉप की एक दुकान है जिसमें मैं हर दिन मोबाइल बेच रही हूँ, तो दैट इज बिजनेस। ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट ही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। हम बिजनेस कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। बिना प्रॉफिट के बिजनेस कभी भी ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। देखो वो अलग होते हैं जो एनजीओज होते हैं या एनपीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग होते हैं। बट बेसिकली जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। ठीक है, एक क्लोथिंग स्टोर है, उसने 500 रुपए की शर्ट खरीदी और वो उसको 700 रुपए की बेच रही है, 200 रुपए का क्या है, प्रॉफिट ही तो कमा रही है। तो हमेशा बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस है तो रिस्क भी होगा ही होगा, बिकॉज फ्यूचर की डिमांड्स, फ्यूचर की जो भी मार्केट कंडीशंस हैं उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको परफेक्टली, थोड़ा बहुत अंदाजा हर कोई लगा लेता है, बट परफेक्ट प्रिडिक्शन कोई नहीं कर पाता। तो हमारा जब फ्यूचर ही अनसर्टेन है तो रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, वो फूड बनाता है। ठीक है, और वो ये सोच के, अब देखो रेस्टोरेंट वाले, ये तो नहीं है कि आप गए, आपने ऑर्डर दिया और फिर वो तब खाना बनाना उन्होंने शुरू करा है, तब उन्होंने वेजिटेबल्स की चॉपिंग शुरू, नहीं ना, ऐसे थोड़ी खाना बनता है। वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं शुरू में, एंड फिर वो फटाफट आपको बना के दे देते हैं। ठीक है, तो एक रेस्टोरेंट ने एक्सपेक्ट किया कि काफी सारे कस्टमर्स आएंगे, बट हुआ क्या, बहुत बारिश हो गई, कस्टमर्स आए ही नहीं, उनका तो वो खाना वेस्ट हो गया ना। तो हमेशा बिजनेस में रिस्क भी होता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जो हमारा मॉडर्न बिजनेस होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो रहता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहने चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाइड, इससे हमारा ही फायदा है। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स उसको अच्छे लग रहे हैं, तभी तो वो हमारे बिजनेस को आगे फर्दर लोगों में रिकमेंड करेगा, तभी तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अमेजोन है, वो हमारे पास इजी रिटर्न और फास्ट डिलीवरी हमें प्रोवाइड करवाता है। हमारा आज ऑर्डर करा, एक आध दिन में हमारे पास ऑर्डर हमें डिलीवर हो जाता है। ठीक है, कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है हमारे को, तो हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सब किस लिए होता है, ये सब इसीलिए तो है ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर मेरे पास किसी कंपनी से मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने इजीली सॉल्व भी कर दी, तो फिर मैं उसको और लोगों को रिकमेंड करूंगी ना कि मैंने वहां से प्रोडक्ट मंगाया, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हमारे गोल्स होते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या अचीव करना चाहता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हमारे सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स यानी मनी की टर्म्स में पैसे की बात करी जाएगी। प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट हमारा सर्वाइवल के लिए,
ग्रोथ के लिए, इवन हमारा एक्सपेंशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एप्पल जो है प्रॉफिट कमाता है अपने आईफोन्स बेच के, हर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना। तो देखो, सर्वाइवल इज अ स्टेज जहाँ पे सिर्फ ये है कि हमने अगर बिजनेस में 100 रुपए कमाए तो हमारे पास 100 रुपये आ रहा है। ठीक है, दिस इज सर्वाइवल स्टेज। जितना मैंने लगाया उतना तो आ रहा है, यानी कवर हो पा रहा है। ग्रोथ आ जाता है कि मैंने 100 रुपये लगाए तो मुझे 120 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा ही सही बट हमें प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज अ ग्रोथ। एक्सपेंशन आ जाता है, मैं लगा 100 रुपये ली कंपनी में बट मुझे मिल 200 रुपये रहे, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट काफी अच्छा है, दैट इज एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस का जो एम होता है वो हमेशा रहता है कि सेल्स बढ़ाना, मार्केट का शेयर बढ़ाना और कस्टमर बेस बढ़ाना। ठीक है, जैसे स्टारबक्स है, वो कॉन्टिन्यूसली अपने नए स्टोर्स खोलता जा रहा है अलग अलग कंट्रीज में, ताकि उसका कस्टमर बेस बढ़े। ठीक है, मार्केट शेयर बढ़े, सेल्स ज्यादा हो। दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस ग्रोथ, एंड थर्ड आता है इनोवेशन। अब अगर सारी कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरी एक कॉफ़ी शॉप है, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरी एक लैपटॉप की शॉप है। ठीक है, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं हमारे पास, लैपटॉप एंड मोबाइल्स वगैरह, इन सब चीज़ों की मेरी एक शॉप है। एंड मैंने क्या करा हुआ है कि मैं जो पुराना मेरा सामान है मैं पहले उसी पे लगी हुई हूँ कि पहले वही बिक जाए। मैं जो नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं मैं उनको लेके ही नहीं आ रही हूँ अपनी कंपनी में। तो क्या मेरी सेल्स कभी बढ़ पाएगी? कभी भी नहीं। तो इनोवेशन का मतलब क्या है? अगर मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो हमें अपने बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट्स को, न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पुरानी मशीनरी पे ही वर्क कर रही है तो इतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी जो आजकल की नई मशीनरी प्रोडक्शन दे पा रही है ना। तो उस केस में क्या होता है, वो कंपनी पीछे रह जाती है एंड फिर वो उसको चाह कर भी बाद में पॉप अप नहीं कर पाती। तो इनोवेशन होना चाहिए, साथ के साथ अगर न्यू प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो बिजनेस को उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जैसे टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है, एंड इसमें हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में एक आता है वेल्थ क्रिएशन, यानी कि जो बिजनेस है वो ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, वो वेल्थ करती हैं अलग अलग बिजनेस से। ठीक है, अलग अलग फील्ड में, जैसे आपका आईटी हो गया, ठीक है, उसमें अलग अलग फील्ड्स में भी काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसे टाटा, टाटा का हमारा क्या क्या आता है, हमारा टाटा स्टील भी है। ठीक है, टाटा के मोटर्स भी है, व्हीकल्स के वो भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद टाटा हमारा एफएमसीजी गुड्स में भी डील करता है। तो इस तरह से वो अपने बिजनेस को अलग अलग एक्सपैंड करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी हमारी कंपनी को हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए और फेयर प्राइजेस पे। ये नहीं कि हम मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है 10 रुपए की और मैं उस प्रोडक्ट को 100 रुपए का बेच रही हूँ। नहीं, हमेशा एक फेयर प्राइस रखना है और क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनी रहे। जैसे अमूल है, प्रोडक्ट क्वालिटी को, अफोर्डेबल प्राइसेस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमेशा हमेशा बिजनेस जॉब्स क्रिएट करता है। अब एक बिजनेस चल रहा है तो उसमें काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, तो एम्प्लॉयज़ काफ़ी हायर होते हैं, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जैसे फ्लिपकार्ट है, वो डिलीवरी पार्टनर्स को, वेयर हाउस स्टाफ को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करता रहता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। हमेशा बिजनेसेस को अपना पोल्यूशन के लिए, अपना इन्वायरमेंट की प्रोडक्शन के लिए भी वर्क करना चाहिए। ठीक है, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करना है, पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, इस चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो प्लास्टिक पैकेजिंग को रिप्लेस कर रही है इको फ्रेंडली मटेरियल्स से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे ब्लिंकिट वगैरह आप देखते हो कैसे पेपर बैग्स आते हैं, है ना, तो उस तरह से हमेशा हमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगर कोई भी बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उसके पास बहुत अमाउंट में प्रॉफिट्स है, तो उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सोशल वेलफेयर में। ठीक है,
जैसे कंपनीज हैं वो फंड्स डोनेट करती हैं स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, एनजीओज को। एंड काफ़ी सारी कंपनीज, हमेशा देखो कंपनी में एक सीएसआर ज़रूर बनता है, ठीक है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज की, वो एक ऐसा प्रोविजन, ऐसा एक फंड ज़रूर बना के रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा डिफरेंस क्या होता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस क्या होता है? एक एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट कमाने के पर्पज से करी जा रही है, गुड्स और गुड्स बेचे जा रहे हैं, सर्विसेज रेंडर करी जा रही है। जैसे एक रेस्टोरेंट का ऑनर होता है, ठीक है। एक रेस्टोरेंट ऑनर है, वो रेस्टोरेंट चला रहा है, किस लिए कमा रहा है? प्रॉफिट के लिए, है ना। किस लिए वर्क कर रहा है? प्रॉफिट कमाना है उसे। रिस्क इसमें हमेशा हाई होता है और रिवॉर्ड में हमें प्रॉफिट मिलता है, ये होता है बिजनेस। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जैसे एजुकेशन के फील्ड में, ट्रेनिंग, ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स। इसमें जैसे हमारे डॉक्टर्स हो जाते हैं, हमारे लॉयर्स हो जाते हैं, हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हो जाते हैं। तो ये सारा हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमें अपनी सर्विसेज रेंडर करनी है, सामने से फीस आनी है। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है? फीस नहीं आई, डिले हो गई, लेट आई, है ना। बस यही तो रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क मॉडरेट रहता है, रिवॉर्ड में हमें क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस मिलती है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एक पर्सन जो कि अपने एम्प्लॉयर के लिए वर्क करता है, बदले में उसको सैलरी, उसको वेजेस मिलती है, ठीक है। जैसे एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो क्या है वहाँ पे? एम्प्लॉय है। बैंक का एम्प्लॉय हो, यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड में सैलरी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है क्योंकि हमें खुद ही सब कुछ देखना पड़ रहा है। यहाँ पे रिस्क मॉडरेट होता है, फीस आए ना आए वो चीज़ थोड़ी रिस्की हो जाती है। और हमारा ऑब्वियसली अगर डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला है, चार्टेड अकाउंटेंट है कोई, ठीक है, उसने अपनी सर्विसेज रेंडर करनी शुरू करी है, तो बस वो थोड़ा रिस्क होता है कि उनका प्रोफेशन उनको अर्न करने में हेल्प करेगा नहीं करेगा, ठीक है। उसका ऑफिस वर्क करेगा नहीं करेगा। डॉक्टर ने क्लिनिक खोला है, क्लिनिक पे लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। और एम्प्लॉयमेंट में तो आपको कोई रिस्क नहीं होता, बिकॉज आपको जस्ट जाना है, अपनी सर्विसेज रेंडर करनी है, बदले में आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को टू ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्री एंड सेकंड आता है कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्री हमारा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग से डील करेगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को नेचर से एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है, जैसे माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फिर आती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस करती हैं ब्रीडिंग के थ्रू, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ठीक है, सीड प्रोडक्शंस हो गया, ये सब आता है जेनेटिक। नेक्स्ट आती है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, जैसे हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है। नेक्स्ट आती है कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्ट करती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाती हैं, रोड्स, ब्रिजेस, मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्री में हमारी चार तरह की इंडस्ट्रीज होती है। एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्शन का काम करेगी, नेचर से नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन कराने का। जेनेटिक, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस करती है ब्रीडिंग के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। और कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने का जो काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमर्स। कॉमर्स हमारा हेल्प करेगा गुड्स को एक जगह से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ट्रांसफर करने में, ठीक है। इसमें हमारे पास ट्रेड आ जाता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स को परचेज करना, उनको बेचना, ठीक है। इसमें हमारे पास होलसेल ट्रेड होता है, यानी कि हम बल्क में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनसे हम क्या करते हैं? बल्क में सामान खरीद लेते हैं, जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी मॉल है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, जो रिटेलर्स होते हैं वो जाके बल्क में सामान खरीद के आते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है? डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचना, ठीक है। जो आपके ये लोकल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, किराने की दुकान हो गई, ये हमारी रिटेल ट्रेड में आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं एड टू ट्रेड। कुछ एड्स होते हैं, यानी अगर हमें ट्रेड करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले बैंकिंग। बैंकिंग हमें लोन या फिर पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एसबीआई जैसे एग्जांपल है। नेक्स्ट इंश्योरेंस, अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, हम
अपना जो भी प्रोडक्ट्स थे उनको लेके जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हुआ, फायर हो गई या फिर थेफ्ट, कुछ भी चीज़ ले लो, लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस, तो इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से सामान को दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, इससे इंडियन रेलवेज हेल्प करती है, ब्लू डार्ट हेल्प करती है। वेयर हाउसिंग, अब कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि अगर मेरे पास, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट की और मेरे पास 100 प्रोडक्ट का लाइक कोई परचेजर आया है जो परचेज करना चाहता है, तो मैं 100 ही प्रोडक्ट बनाऊंगी, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन पहले से होके रहती है हमारे पास, तो वेयर हाउसेज होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, हमने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है, हम उसकी अवेयरनेस भी तो फैलाएंगे, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो टेलीविजन कमर्शियल्स देना, इंस्टाग्राम पे एड्स प्रोवाइड कराना, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन, हमारा जो बिजनेस है वो कम्युनिकेट करेगा विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, किसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। तो कॉमर्स इज बेसिकली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब हम सामान प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है MSMEs। एक काम करते हैं, MSMEs से हम लोग नेक्स्ट जो, मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें ये कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, क्योंकि वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड फिलहाल के लिए जो ब्लॉक 1 था उसमें सिर्फ इतना ही करेंगे। ब्लॉक 1 का फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट आई अपलोड, ठीक है, जल्दी से आपको मिल जाएगा। एंड CSR भी हम उसी वाले पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो MSME और CR दो टॉपिक्स रह गए हैं, इनका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और फिलहाल के लिए इसमें सिर्फ हमने इतने टॉपिक्स कवर करे हैं। आप लोगों को अगर ये PPT चाहिए होगी तो आप लोग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, आई अपलोड इट देयर, ठीक है। आप सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एंड बाकी का आपको जो BCOC 131 के अगर टॉपिक्स चाहिए, जो भी हमने ब्लॉग्स कवर करे हैं, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please do subscribe my channel and don't forget to like the video. Bye.